क्या हाल है मेरे भाई। विकास कुमार पांडे जी, मॉर्निंग कहाँ से हो गई। एक ही करंट ईयर इनकम 12 यूनिट नहीं 1800 रुपए। जी जी, आपको भी कपिलेश कुमार जी, हैप्पी दीपावली आप सबको। जी आपको भी लाइव हो गई इसका मतलब क्लास। और सुनाओ, क्या हाल है तुम्हारे। जीवन ठीक ठाक चल रहा है। आओ कुछ बातें करें। आज सवेरे हैं सर जी, आज सवेरे हैं सर जी। प्रद्युमन यादव जी, नमस्कार नमस्कार, हैप्पी छठ पूजा गुरु जी। छठ पूजा कब है? 20 की है? कब की है छठ पूजा? मेरा भी रिप्लाई दे दो मनीष शर्मा जी, आपका भी रिप्लाई दें, काहे नहीं। सोनिका, गुड इवनिंग सर, थैंक यू बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। रोशन सिंह, जयराम जी की। सचिन सर, छठ पूजा कब की है छठ पूजा? रोहित कुमार, व्हाट यू वांट टू आस्क मी, यू जस्ट कमेंट रिप्लाई बैक मी। आई एम सोनिया। आगे गांधी और लगा ले। राधे राधे संजीव भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आई एम योर फैन। अरे थैंक यू यार, थैंक यू थैंक यू। छठ पूजा का हॉलीडे, अरे बताओ तो सही, छठ पूजा 20 नवंबर को है ना। देख लेंगे, कोई इशू थोड़ी है। अभी टाइम नहीं हुआ, अरे हो गया टाइम। 31 हो गए क्या? हाँ 6:31 हो गए। चलो भाई, अब पढ़ाई की बातें बहुत हुआ। हैप्पी दीपावली बातें बनाना इधर उधर की। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आगे बढ़ते हैं। हम जैसा पिछली क्लास में रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ रहे थे। राजेश भाई क्या लिख रहा है तू है? तो मेरे भाइयों, जब हम रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ रहे थे तो मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी। उम्मीद है आप पढ़ के आ रहे होंगे। अब इसमें कुछ चीज़ें और आज समझनी है, और उम्मीद है अगली क्लास में हम इसको मतलब कंप्लीट कर लेंगे। देन उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे, जो बहुत ही ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी चैप्टर है मेरी नज़र में। पेंसिल वाला सवाल समझ नहीं आया था बेटा, आप कैसे बताऊँ पेंसिल वाले को? दोबारा बता देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? तो अभी आपके सामने जो बोर्ड पे सवाल लिखा हुआ है मेरे भाई, इसको आप एक बार देखिए, समझिए। ये तो सबसे आखिरी वाला लग गया सवाल। पहले सोचिए फिर समझिए, आशिकी क्या चीज है। देखिए यार, एक बार इस सवाल को पढ़िए, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब कोई फालतू चीजें कमेंट नहीं, सबको। सर बहुत स्पीड हो रही है, पढ़ाने नहीं चालू किया, बस स्पीड कहाँ से हो गई? हद मजे ले रहे हो तुम भाई। करिए जी। अपना समय लगाइए, फिर मैं कराता हूँ। देखिए मेरे बच्चों, हमने भी आपने भी अपने स्कूल टाइम में ये पढ़ा होगा क्या। एक आदमी है ए। एक ऐसा आदमी है ए। एक आदमी है ए। इसकी स्पीड है मान लीजिए 15 किलोमीटर पर आवर, या 5 किलोमीटर पर आवर रखता है इसकी स्पीड, 5 किलोमीटर पर आवर। और एक आदमी है बी, इसकी स्पीड मान ले रहे हैं जी 6 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड है जी 6 किलोमीटर पर आवर। हाँ है ना जी? सुधांशु त्रिपाठी जी, बिल्कुल ठीक है मेरी तबीयत। मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ रही है, अच्छा। तो मेरे बच्चों, मैं आपको कहूं कि भाई ए की स्पीड इतनी है, बी की स्पीड इतनी है, कोई एक डिस्टेंस ले लीजिए और मुझे आप इनके टाइम का रेशियो बताइए क्या होगा।
तो आप अपनी मर्जी से कोई भी टाइम मान लेते थे ना, कोई भी डिस्टेंस मान लेते थे। ऐसी डिस्टेंस मानते थे जो 5 और 6 दोनों से कट जाए, तो 5 और 6 कैल्शियम क्या आया, 30। तो अगर 5 और 6 कैल्शियम 30 आया, तो मान लेते थे डिस्टेंस 30 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 किलोमीटर जाने में 6 घंटे लगते थे, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 किलोमीटर आने में 5 घंटे। टीचर भी, मैं भी, हर कोई आपको ये पढ़ा देता था कि देखिए बेटा, स्पीड का जो रेशियो है वो कितना है, 5:6। और टाइम का रेशियो क्या आया, तो टाइम का रेशियो है जी 6:5। तो आपने एक चीज़ गौर की कि जो रेशियो स्पीड का होता है उससे एग्जैक्ट उल्टा रेशियो उनके टाइम का होता है। जो रेशियो उनकी स्पीड का होता है उससे एग्जैक्ट उल्टा रेशियो मेरे बच्चों उनके टाइम का होता है। तो इस बात का अर्थ ये निकला कि हम हमेशा के लिए ये बात ध्यान रख लेंगे कि स्पीड का रेशियो टाइम का उल्टा होता है या टाइम का रेशियो स्पीड का उल्टा होता है। तो हम जब इस चैप्टर को नहीं भी पढ़ रहे होते तब भी हम ये कहते हैं कि स्पीड इज इनवर्सली, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है, प्रोपोर्शनल का साइन है, प्रोपोर्शनल। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इस चाल जो है वो समय की व्युत्क्रमानुपाती। हम हमेशा ये कह देते हैं कि यार स्पीड जो है ना वो टाइम का इनवर्स रेशियो देती है। मैं आपको कहूं कि बेटा ये बताओ स्पीड का रेशियो 2:3 है, तो टाइम का रेशियो बताओ बेटा क्या होगा, तुम कहोगे 3:2। गलत बात है मेरे बच्चों। अगर स्पीड मान लीजिए एक आदमी की स्पीड है ए, इसकी स्पीड मैंने लिख दी 2:2 किलोमीटर पर आवर, और एक आदमी है बी, इसकी स्पीड लिख दी 3 किलोमीटर पर आवर, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यार इनके टाइम का रेशियो बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इस बात पे गौर करिएगा कि आप कह रहे हैं जी उल्टा। उल्टा कैसे हो गया, अपनी मनमर्जी से हो गया? नहीं, उल्टा नहीं होता। आप कहे जी देखो डिस्टेंस मान लेते हैं 2 और 3 6, और देखो फिर ऐसे 2 और 3 6 ही क्यों माननी, हम कुछ भी मान लेते हैं। मैं इसको 20 किलोमीटर मान लेता हूं, इसको 30 किलोमीटर मान लेता हूं, बताओ क्या दिक्कत है? भाई ये 30 किलोमीटर चला, ये 20 किलोमीटर चला, तो 3 की स्पीड से 30 किलोमीटर जाने में 10 घंटे लगे, 2 की स्पीड से 20 किलोमीटर जाने में 10 घंटे लगे, तो टाइम का रेशियो आ गया 1:1। यहां तो उल्टा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने चीज पढ़ी अधूरी, या पढ़ी पूरी लेकिन हमने याद अधूरी रखी। क्या नंदनी बेटा वीडियो क्लियर नहीं आ रही है? इसका एक ही कारण है कि आपके इंटरनेट की जो स्पीड होगी या रेंज होगी वो थोड़ी कम है, हमारी तरफ से इशू नहीं है। तो मैं आपको ये कह रहा था कि हमने ये चीज पढ़ लिया कि भैया स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, उल्टा होता है। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि ये उल्टेबाजी जो कहानी है, टाइम का उल्टा स्पीड या स्पीड का उल्टा टाइम, ये तभी हो पाता है जब डिस्टेंस दोनों जगह कांस्टेंट हो। जब डिस्टेंस दोनों जगह कांस्टेंट हो, फिक्स हो, यानी जब तक कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं होगी, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी, तब तक इनका रेशियो एक दूसरे का रिवर्स नहीं होता। जो रेशियो स्पीड का होता है उससे अल्टा टाइम का तभी संभव हो पाता है जब आपकी डिस्टेंस फिक्स हो, जब आपकी डिस्टेंस कॉमन हो, जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट हो। उसी स्थिति में ही मेरे बच्चों केवल और केवल इनका रिवर्स रेशियो बन पाता है। तो अगर हम सिर्फ इतना लिख दे रहे हैं, हम इतना लिख दे रहे हैं कि भाई स्पीड का रेशियो टाइम का इनवर्स होता है, तो हमने हमेशा इस साइन का यूज किया है। और जब भी हम इस साइन को हटाते हैं और इक्वल लेके आते हैं, तो हम इक्वल में कभी 1/टाइम नहीं लिखते। इक्वल में हम हमेशा ये लिखते हैं कि कोई कांस्टेंट चीज होगी, कोई कांस्टेंट चीज होगी, कांस्टेंट चीज होगी, और उस कांस्टेंट चीज यानी एक फिक्स चीज होगी, उस फिक्स चीज के रेस्पेक्ट में ऐसा रेशियो बन रहा होगा। अब यहां स्पीड और टाइम है, तो वो कांस्टेंट टर्म कुछ और नहीं, डिस्टेंस होगी। किसी जगह कुछ और ले रहे होंगे, किसी जगह कुछ और, यानी अलग अलग रिलेशन में। मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाइयों, मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनिए, समझिए कि स्पीड और टाइम का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। लेकिन अगर आप इसे इक्वल के साइन में लेके आना चाहते हैं तो ये तभी संभव है जब कोई कांस्टेंट वैल्यू हो। कोई एक कांस्टेंट टर्म के रेस्पेक्ट में ही एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्लियर? तो जब भी ऐसा सवाल आए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या इनवर्सली प्रोपोर्शनेट हो, जब भी हम उसे इक्वल में लगाते हैं तो किसी कांस्टेंट टर्म के रेस्पेक्ट में ही उसे इक्वल किया जाता है। ठीक है जी, अब इस सवाल पे आते हैं। कोई दिक्कत नहीं, एक दो सवाल करके समझ आएगा। बताइए।
देखिए यार, कह रहा है ए बी के घन का व्युत्क्रमानुपाती, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ बी। यानी ए जो है कहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के क्यूब का। इनवर्सली मतलब वही उल्टा है कि ए जो है, जो ए का रेशियो होगा उसका उल्टा रेशियो बी का होगा। ठीक है, यानी ए जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है बी के क्यूब का। क्लियर है? लेकिन ये ध्यान रखना कि ये किसी कांस्टेंट वैल्यू के रेस्पेक्ट में ही ये इनवर्सली हो रहा होगा। ये नहीं कि हर एक वैल्यू पे इनवर्स हो रहा होगा, ऐसा नहीं, किसी कांस्टेंट वैल्यू पे इक्वल हो रहा होगा। अब वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है ना तो हमें उसे जानने की जरूरत है, ना उसको वो सवाल में कभी पूछेगा। यदि ए का मान 3 लेते हैं तो कहता है जी बी की वैल्यू निकल के आती 2। अगर ए की वैल्यू 3 ले रहे हैं तो बी की वैल्यू निकल के आ रही 2, अगर ए की वैल्यू 3 ले। तो मेरे बच्चों, मैंने बताया कि अगर आप इसे इक्वल का साइन में डालते हैं इनवर्सली, या इसको प्रोपोर्शन के साइन को, तो कोई कांस्टेंट टर्म लेके चलना जिसके रेस्पेक्ट में हम इन्हें इक्वल कर सके। क्लियर है जी? अब कह रहा है अगर ए की वैल्यू 3 लेंगे ना तो ऐसी स्थिति में फिर बी की वैल्यू 2 आती। अगर ए की वैल्यू 3 लोगे तो बी की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी। तो यहाँ बी क्यूब था तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 8 थी 24। इसका अर्थ ये हुआ कि के का जो मान आया मेरे बच्चे वो कितना आ गया 24। के का जो मेरे बच्चों मान है वो कितना है 24। किसी भैया को यहाँ तक दिक्कत है? नहीं। यानी कांस्टेंट वैल्यू 24 आ गई। यानी इसी फंक्शन को अगर मुझे ढंग से लिखना होता तो ए इक्वल्स टू के की वैल्यू 24 बटे बी क्यूब लिखा। अब आगे कह रहा है लेकिन यदि अगर ए का मान 8/9 हो, ए की जगह अगर मैं 8/9 रख दूं तो बताइए यार बी की वैल्यू क्या रखी जाए। तो 8 थी 24, 9 थी 27, तो बी क्यूब की वैल्यू आई 27। तो बी की वैल्यू आ गई कितनी? 3। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम ए का मान 8/9 ले रहे हैं, अगर हम ए का मान 8/9 ले रहे हैं तो बी का मान क्या आ जाएगा मेरे भाई? 3 आ जाएगा। तो बी का मान मेरे बच्चों क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बात समझ पाए? यही सवाल ने पूछा था। अब आगे आते हैं इस वाले सवाल पे। आइए, ओल्ड वीडियो नहीं चल रहा है भाई, सबका चल रहा होगा, कुछ बच्चों को दिक्कत होगी तो कैरोल के कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कर ले और वहां से इंफॉर्मेशन ले ले। बड़े भाई आइए, कह रहा द प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। कहता है सोने की जो कीमत है वो उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। पी माने प्राइस ऑफ गोल्ड, प्राइस ऑफ गोल्ड, डब्ल्यू माने वेट, वेट ऑफ गोल्ड। कह रहा जी सोने के भार के वर्ग के समानुपाती। अब आगे की कहानी में बता रहा है एक बात। आइए जी, कहता जी सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। जी ये बात तो हमने लिख ली कि भाई इसका जो प्राइस है वो इसके वेट के स्क्वायर की प्रोपोर्शनेट में है। लेकिन ये किसी कांस्टेंट टर्म के रेस्पेक्ट में ही हो रहा होगा। यानी जब भी आप इसे इक्वल लिखें तो कोई कांस्टेंट वैल्यू लिखें जिसके रेस्पेक्ट में ये बातें चल रही हो। हाँ है ना? अगर कह देता कि इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता तो हम ऐसे लिख देते 1/, अगर वेट का स्क्वायर बोलता तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, तो 1/W² लिख देते, जैसा कहता सवाल में। अब आगे सवाल में क्या कह रहा है समझिए। कह रहा जी एक सोने का टुकड़ा, मतलब एक सोना का पीस था, ये कोई गोल्ड पीस था जी। ठीक है,
कहता है जी इसको उसने क्या किया, 3 टुकड़ों में तोड़ दिया, 3 टुकड़ों में तोड़ दिया। ठीक है भाई, 3 टुकड़ों में तोड़ दिया। एक टुकड़े का वजन 3 था, तो दूसरे का 2 था, तो तीसरे का 1 था, आए ना। यानी एक टुकड़े का वजन 3 यूनिट, तो दूसरे का 2 यूनिट, तो तीसरे का 1 यूनिट। अगर बिल्कुल बावले हो तो मान लो इसका वजन 3x है, तो इसका 2x है, तो इसका x है। तो भाई तोड़ने से वजन तो खत्म होना नहीं है ना। अगर तोड़ दोगे तो जो टुकड़े बनेंगे उन सबका वजन इसके बराबर ही रहेगा। तो जोड़ोगे तो 3 2 5 और 1 6x ही रहेगा। यानी ना तोड़ते वजन तब भी 6x होना था, तोड़ दिया तब भी वजन 6x ही रहना, चेंज नहीं होना। लेकिन प्राइस वेरी करेगा, प्राइस वेरी करेगा। कैसे कि अगर नहीं तोड़ते तो इसका वजन कितना होता, जो भी वेट है उसके स्क्वायर इंटू के। तो वेट है 6x, 6x का स्क्वायर 36x स्क्वायर, और इंटू में के। यानी अगर नहीं तोड़ते तो इसकी कीमत होती इतनी। लेकिन आपने इसे तोड़ दिया, तो जब आप इसे तोड़ के बेच रहे हैं तो 3x का वर्क करेंगे 9x स्क्वायर, 2x का वर्क करेंगे 4x स्क्वायर, प्लस x स्क्वायर। अब हमको पता है कि 3x तो वेट था, तो प्राइस होगा वेट स्क्वायर इंटू के। तो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर के, 4x स्क्वायर के, और यहां x स्क्वायर के। जोड़ोगे तो 9 4 13 और 1 14। यानी अगर आप तोड़ तोड़ के बेच रहे थे तो बिका था 14x स्क्वायर के का, और अगर बिना तोड़े बेचते तो आपका बिकता 36x स्क्वायर के का। क्या मेरी बात से सहमत है यहां तक? बिल्कुल सही। तो भैया हुआ क्या, नुकसान हुआ, क्योंकि 36x स्क्वायर के का बिकता अगर बिना तोड़े बेचते, तोड़ के बेचा तो 14x स्क्वायर के का बिका। तो कितने का नुकसान हुआ जी? 22x स्क्वायर के का। और सवाल में कह रहा है जी 22x स्क्वायर के का नुकसान नहीं हुआ, 4620 रुपए का नुकसान हुआ है। 4620 रुपए का नुकसान हुआ। काटोगे तो एक्स स्क्वायर के की जो वैल्यू आएगी वो 210 आएगी, क्योंकि 22 दूनी 44, 22 एकम 22, 210 रुपए। तो अगर एक्स स्क्वायर के की वैल्यू, एक्स स्क्वायर के की वैल्यू 210 रुपए है, तो सवाल ने आपसे पूछा है कि भाई बिना तोड़े सोने की कीमत कितनी थी। यानी शुरुआत में, तो शुरुआत में कीमत 36 एक्स स्क्वायर के था, तो 36 एक्स स्क्वायर के की वैल्यू है 210, गुना कर देंगे, ये हमारा आएगा आंसर। ये इनिशियली उस सोने की कीमत थी जिसे अगर हमने नहीं तोड़ा। आप कहें पेपर में कैसे करना है, अभी उस अप्रोच पे काम नहीं करें, अभी तो हम बेसिक बात को जान रहे हैं। वक्त आएगा तब हम उन चीजों को भी सीखेंगे, ठीक है। और अभी मैं एक यूट्यूब पे सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जहां डेली अभी करंट में जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हुआ हो, चाहे सीएचएसएल का एग्जाम हो, सीपीओ का एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हुआ हो, जो करंट में एग्जाम हुआ है, उन सारे एग्जामों को मैं यूट्यूब पे डेली एक एक पेपर को सोल्व कराऊंगा, ठीक है। और उसी तरीके से कराऊंगा कि पेपर में कैसे करना है। उससे फायदा ये होगा कि आप अपनी गलतियों का एहसास कर पाएंगे कि यार पेपर में हमारे साथ ये सवाल आया था, हम भी यही पेपर दे के आया था, लेकिन हमें ऐसे करना चाहिए था और हम पता नहीं क्यों समय लगाया है। ठीक है भैया, अब आगे आते हैं। देखो यार, ये प्रपोर्शन जो शब्द होता है, इसका अर्थ क्या होता है समझा देता हूँ पहले, उसके बाद की कहानी आगे बढ़ेंगे। प्रपोर्शन का अर्थ होता है समानुपात। अरे, समानुपात, हिंदी में कहते हैं प्रपोर्शन। जैसे मैं आपको कहूं कि यार इमली है और बिजली, ये दो बहनें, इसकी उम्र है 20 साल और इसकी उम्र है 24 साल। इमली है 20 साल की और बिजली है 24 साल की, ठीक है जी।
ऐसे ही एक दूसरा परिवार है, उसमें गोलू और बबलू। पंडित मत लगाना वरना मिर्जापुर हो जाएगा। एक गोलू एक बबलू। गोलू की जो उम्र है वो मान ले रहा है भैया 25 साल और 30 साल। गोलू बबलू की उम्र 25 साल और 30 साल। अब मेरे जैसा कोई मास्टर आया और उसने एक बात कही कि देखो यार, इन दोनों की आयु का जो अनुपात है वो समान है। कैसे? अगर आप यहां रेशियो निकालने जाएंगे तो 4×5 = 20 और 4×6 = 24। इनकी उम्र का अनुपात आया 5:6। ठीक है जी। क्या लिखा है? अक्सप्रीत कौर। हेलो हेलो लिख रहे हो बेटा, कहना क्या चाह रहे हो वो बताओ ना। गुरुजी टाइम क्या होगा? क्या टाइम हो गया मतलब? क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है क्या? अबे क्लास स्टार्ट हो रखी है। तुम्हारे मोबाइल में नहीं चल रही क्या? इनका रेशियो निकालोगे तो 5×5 = 25, 5×6 = 30। तो आपने देखा इनका भी रेशियो सेम है। तो मेरे बच्चे, जब दो अनुपात समान हो, समान अनुपात हो, तो उसको हम प्रपोर्शन के साइन से डिनोट करते हैं कि भैया ये दोनों रेशियो आपस में सेम है। ये दोनों रेशियो आपस में सेम, भाई जो अनुपात इसका इससे है वही अनुपात इसका इससे। क्लियर है? तो हम कहेंगे जी इमली का बिजली से जो रेशियो है वही रेशियो गोलू का बबलू से। या फिर मैं ऐसे कह दूंगा कि भाई इनका जो रेशियो है वही रेशियो इन दोनों का है ना। और रेशियो में इक्वल के साइन की जगह ये 4 बिंदियां लगा देते हैं, तो इसका अर्थ भी वही रहता है कि भैया दोनों अनुपात समान है और कुछ इसकी नाम कहानी है नहीं। नाम बहुत अच्छा लिखे अमृत कौर। ठीक है भैया, अब आगे की बात समझे। तो आपको समानुपात का अर्थ समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। थोड़ा और शब्दों को समझाता हूं। अगर मैं आपको ये लिख देता हूं कि भैया A:B वही है जो, अरे काहे नखरा कर रहे, M:N। तो इस बात मतलब सिर्फ इतना लिखो और कहूँ इस बात का मतलब क्या है, तो आप ये कहेंगे कि सर A/B की जो वैल्यू होगी ना वही वैल्यू सर M/N की होगी। इसका अर्थ यही है। यानी अगर ये 4 बिंदुओं की जगह इक्वल का निशान लगाएंगे तो इसका मतलब है कि भैया इनका जो अनुपात होगा वही अनुपात इनका होगा। पक्का? अगर मेरे भैया हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ऐसे, तो आप देखेंगे कि BM आ जाएगा और AN आ जाएगा। तो मैं अगर इस तरह लिख के भी ना सोल्व करता तो आप हमेशा के लिए ध्यान रखना कि नजदीक नजदीक वालों की गुना हुई है B/M और दूर दूर वालों की गुना हुई है A/M। किसी भाई को कोई दिक्कत है? संदीप कुमार सुन लो सर, सुन लो, सुन लो। बस सुन लो की भी स्पेलिंग ठीक नहीं लिखी सर। काइंडली चेक योर ईमेल आईडी। सर व्हाई शुड आई चेक माय ईमेल आईडी? व्हाट इज योर कंसर्न टू से दिस? यहां तक की बात आई समझ में? अब आपसे पेपर में क्या करेगा, कुछ संबंध पूछ लेगा। अब उन संबंधों पे बात करते हैं। जैसे ये एक संबंध पूछा है आपसे, बताइए। और परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। असगर अली सबके मैसेज जा रहे हैं। हराम खोरो, तुम यही बातें लिखते रहते हो, मेरा मैसेज नहीं जा रहा, मेरा फलाना नहीं जा रहा। मजे लेते रहते हो बेफालतू में। क्लास 2 घंटे की कीजिए। कर दूंगा भाई, 2 घंटे कर दूंगा क्लास, परेशान मत हो। कसम उड़ान झल्लेगी, जवानी इस करना छोड़ देगी, ऐसे पढ़ा देंगे। 2 घंटे कर देंगे, परेशान ना हो। अभी पढ़ लो तुम बेटा, तुम फालतू कमेंट करते रहते हो। देखिए यार, कह रहा भैया मीन प्रोपोर्शन निकाल के बताओ क्या होगा। मध्य समानुपात निकाल के बताइए, मीन प्रोपोर्शन निकाल के बताइए क्या होगा। तो देखिए बेटा, मीन प्रोपोर्शन होता क्या है पहले वो समझिए। पहले सुनिए फिर समझिए। कह देगा जी 2 नंबर हैं A और B। कहेगा जी इसका मीन प्रोपोर्शन निकाल के बताइए क्या होगा। व्हाट इज मीन प्रोपोर्शन? मध्य समानुपात, मीन प्रोपोर्शन, मध्य समानुपात, मध्य समानुपात।
मध्य समानुपात मीन प्रोपोर्शन निकाल के आपको बताना। देखिए यार दोस्तों, यानी मान लेते हैं कि x इनका मीन प्रोपोर्शन है, तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब इनके बीच का ऐसा नंबर जो इन दोनों के मध्य में संबंध स्थापित करता हो। मतलब x एक ऐसा नंबर होगा जो a के साथ जो रिलेशन सेट करके देगा ना, वही रिलेशन वो b के साथ सेट करके देगा। मीन का मतलब बिल्कुल मध्य वाला, यानी a का x के साथ जो संबंध होगा वही संबंध x का b के साथ होगा, यानी ये जो रेशियो होगा वही ये रेशियो होगा। इसे ही हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शन। सेम टू यू मनोज कुमार भाई। अब क्या करना है, तरीका सिखाया था, नजदीक नजदीक वालों की गुना, थैंक यू भैया, और मतलब दूर दूर वालों की गुना। तो x को x से किया, x स्क्वायर आया, आया ना, और a को b से किया, a भी आया। अब हमें करना क्या है, x की जो वैल्यू है वो आएगी रूट a b। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर दो नंबर आपको दे रखे हैं एंड इफ यू वांट टू गेट योर मीन प्रोपोर्शन ऑफ दीज टू नंबर, यदि आपको दो संख्याएं दे रखी है और उनका अगर आप मध्य समानुपात निकालना चाह रहे हैं, तो उसका तरीका है पहले और आखिरी का प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट क्या आएगा, मतलब दो नंबर के स्क्वायर रूट मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट जो होगा वो हमेशा आपका मीन प्रोपोर्शन आएगा। आइए जी सवाल पे, यहां अगर मीन प्रोपोर्शन की बात करें तो इनका मीन प्रोपोर्शन मान लेते हैं x है। तो एक नंबर है 1/4, दूसरा नंबर है 1/9, है ना। तो 1/4 1/9, 9 चौक 36, 1/6। तो इसका जो मध्य समानुपात आएगा वो कितना आएगा, 1/6, एंड दैट इज योर आंसर ए। दैट इज योर आंसर माय डियर स्टूडेंट्स, ए। चलिए भैया बताइए जी इस वाले प्रश्न को। आइए मेरे भाइयों, कह रहा है थर्ड प्रोपोर्शन बताइए। थर्ड प्रोपोर्शन होता क्या है पहले वो समझिए। तृतीय समानुपात, थर्ड प्रोपोर्शन। और ये चीजें याद रख लीजिए, इनमें और कोई विद्वानता का काम है ही नहीं, बस ये फंडे याद रखने, सवाल आते हैं इन पे। तृतीय समानुपात, तृतीय समानुपात। तो मैं आपको लगता है थोड़ा खराब हो रहा है, कोई इशू नहीं। तृतीय समानुपात का मतलब ऐसे कहेगा कि दो नंबर है ए और बी, कहेगा इसका तृतीय समानुपात बताइए, मतलब थर्ड प्रोपोर्शनेट निकाल के बताइए। मतलब जो संबंध ए का बी के साथ होगा वही बी का किसी थर्ड नंबर के साथ होगा। थर्ड प्रोपोर्शनेट मान लेते हैं जी एक्स है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जी ए का बी से जो संबंध होगा वही संबंध बाबू बी का एक्स से होगा। अब आप जानते हैं दूर दूर की गुना नजदीक नजदीक की गुना, तो ए एक्स बी स्क्वेयर, एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वेयर अपॉन ए। बी वेरी काइंड टू मी, आप इन बातों का ध्यान रखिए कि सीक्वेंस गड़बड़ ना हो। ये पहला, ये दूसरा, दूसरे नंबर के वर्ग को पहले नंबर से भाग देंगे तो आपका थर्ड प्रोपोर्शन निकल के आएगा। गलती मत करिएगा। जैसे इस वाले सवाल में ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर, तो दूसरे नंबर के वर्ग को, वर्ग मतलब 36 को दो बार गुना कर दो, पहले नंबर से भाग देंगे तो जो उत्तर आएगा इट वुड बी योर थर्ड प्रोपोर्शनेट, यानी 72 इज योर थर्ड, तृतीय समानुपात, थर्ड प्रोपोर्शनल। तो योर आंसर वुड बी 72। इज दैट ओके? बहुत सुंदर, अति सुंदर। आइए जिस पे
बड़े मित्र आइए थर्ड नहीं फोर्थ प्रोपोर्शन पे आते हैं। देखिए यार फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, चतुर्थ समानुपात क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन। देखिए यार मैं इनका चाहता तो फार्मूला भी लिखवा देता, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझते चले जाएंगे तो आगे लफड़ा नहीं होगा। देखिए जी फोर्थ प्रोपोर्शन होता है कि 3 नंबर है ए बी और सी, और फोर्थ प्रोपोर्शन है एक्स। मतलब ए का बी से जो संबंध है वैसा ही संबंध सी का एक्स के साथ है, तो नजदीक नजदीक दूर दूर। तो ए एक्स इक्वल्स टू बी सी टू से एक्स इक्वल्स टू बी इंटू सी अपॉन ए। ध्यान ये दीजिएगा कि अगर 3 नंबर दे रखे हैं तो सेकंड इंटू थर्ड अपॉन फर्स्ट, सीक्वेंसिंग ध्यान रखिए, कुछ का कुछ मत लिख दीजिएगा वरना दिक्कत में आ जाएंगे, ठीक है। सेकंड इंटू थर्ड अपॉन फर्स्ट, तो यहां देखिए सेकंड नंबर है जी 16 आए ना, चतुर्थ समानुपात चाहिए, फोर्थ प्रोपोर्शनल चाहिए, तो सेकंड नंबर है 16, थर्ड नंबर है 18, डिवाइड बाई कर दो फर्स्ट नंबर 12, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 2 अट्ठे 16, 8 ती 24, तो इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शनेट है वो 24, यानी जो अनुपात 12 का 16 से होगा वही 18 का 24 से आएगा। आप कहें जी क्या इन फार्मूलों से करना है? यार देखो अगर आपको ये चीजें याद है तो 1 सेकंड में ही हो जाना है, सवाल में कुछ है नहीं। अदरवाइज आपको यहाँ रेशियो निकालना पड़ता है, 4 ती 12, 4 चौक 16, 3:4, तो यहाँ पे भी 3:4, तो 3 छिंग 18, तो 4 छिंग कितना होगा 24। बात वही याद कर लेंगे, ज्यादा फायदेमंद है। पहले सुनिए फिर समझिए आस की क्या चीज है। करिए जी। आइए दोस्तों, कहता जी एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। ये बैग है, कहता है एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। कह रहा है जी एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन इज 5:7:9, और नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो है वो 5:7:9, मतलब सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो 5:7:9 है। कह रहा है जी धन जो बना हुआ है वो 430 रुपए, यानी जो पैसा बना है वो 430 रुपए है, तो बताना 50 पैसे के कितने सिक्के। देखिए यार अगर आप नहीं जानते हैं बातों को तो ऐसे लिख लीजिए कि 1 रुपए के 5x हैं तो 50 पैसे के 7x, तो 25 पैसे के 9x आए ना। भाई 1 रुपए के अगर 5x सिक्के हैं तो धन कितना बना 5x, 50 पैसे के 7x सिक्के हैं तो धन कितना बना 3.5x, और 25 पैसे के 9x सिक्के हैं तो 225 2.25x आए ना। और टोटल धन है कितना जी 430 रुपए। क्लियर है जी। अब जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 2 10, 10.75x बराबर 430 रुपए। यहाँ से सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 40।
अगर x की वैल्यू 40 है तो आपसे पूछा क्या 50 पैसे के सिक्के बताओ, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 7x, x की वैल्यू 40 तो 7x की वैल्यू 7 चौक 28। ठीक है भाई सक्षम पटेल, थैंक यू। तो ये आ जाएगा 280, यानी 50 पैसे के 280 सिक्के। क्लियर है। अगर आप x नहीं मानना चाहते, यूनिट में बात समझते हैं, तो आपको इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। x को हटाओ यहाँ से, सीधा सीधा दिमाग में दौड़ाइए क्या यार, क्या यार, क्या 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 5 रुपए बना, 50 पैसे के 7 सिक्के तो 3.5 यूनिट बना, और 25 पैसे के 9 यूनिट सिक्के हैं तो 25 में 225 2.25 जोड़ेंगे तो ये आएगा 10.75 यूनिट। इतना धन बनेगा, जबकि रिप्रेजेंट कर रहा है 430 रुपए को। तो भैया हमारे हिसाब से इतना होना चाहिए, दे रखा है 430, कितना गुना है डिवाइड करेंगे तो आएगा 40 गुना। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 50 पैसे के 7 यूनिट सिक्के, तो 7 गुना 40 करेंगे 280, यानी कितने सिक्के हो गए जी 280 सिक्के। ठीक है जी। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। हमने सबको रुपए में कन्वर्ट कर लिया, आप चाहे तो सबको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। पैसे में करेंगे तो 5 की जगह 500 आ जाएगा, 3 की जगह 350 है ही, 350 225। पढ़े लिखे बच्चों क्यों टेंशन लेना, आए ना, आइए। देखिए यार, बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस चीज़ में थोड़ा असहज महसूस कर रहे होंगे। देखिए तरीके बड़े सारे हैं, लेकिन ये आपकी समझ है कि आप कितना अच्छे से समझते हैं। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को 50 पैसे को 7 से गुना करने में दिक्कत होती होगी। पर्सनली बिलीव किसी में दिक्कत नहीं होती होगी। लेकिन अगर बिल्कुल ही गधे टाइप के हैं तो भैया फिर तो क्या कर सकते हैं, 50 पैसे के रुपए बनाओगे आधा रुपए बना, 25 पैसे के रुपए बनाओगे 1/4 रुपए बना। अब इनकी गुना करो, 5 गुना 1 5 बना, 7 गुना 1/2 7/2 यानी 3.5 बना, 9 गुना 1/4 9/4 यानी 2.25 बना। बात तो तब भी वही, यानी कुछ अलग कहानी थोड़ी पढ़ लोगे, है ना जी। विराट सोनू जी जी जी, पीडीएफ ही मिलेगी, आप परेशान ना हो। वो लड़का आते ही मैं पीडीएफ अरेंज करा दूँ। वो लड़का क्या पीडीएफ में आज ही अरेंज करा दूँ। करिए जी सवाल को। फैजाली प्लीज 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 रिप्लाई। बेटा कमेंट करते रहा करो, रिप्लाई दिखाई देगा तो बता दूं, बहुत सारे कमेंट आते हैं। प्रैक्टिस बैच कब आएगा? जब प्रैक्टिस करने लगेंगे लेके आएंगे भाई। दे चला गौरव उस लाइन के कर लिया भाई। कहता है जी बैग कंटेन ₹150.25। कहता है एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और भैया मेरे 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है। अब रेशियो ऑफ दे रखा है नंबर ऑफ या वैल्यूज का, रेशियो दे रखा है वैल्यूज का। पढ़े लिखे बालक को क्यों इतनी टेंशन लेते हो। वैल्यूज का रेशियो दे रखा है 30:11:7। कति बात पल्ले नहीं पड़ती थी, ये मान लिया करो। एक बात बताओ, 1 रुपए के सिक्कों से 30 रुपए बनाना है तो सिक्के कितने बने? 30 बने, 30x बने। भाई 1 रुपए बनाना हो तो 50 पैसे के कितने सिक्के लगेंगे? 2 सिक्के लगेंगे। तो 11 रुपए बनाने हो तो कितने लगेंगे? 22x।
भाई समझो दोबारा से, 1 रुपए बनाना हो तो 25 पैसे के कितने सिक्के चाहिए? आप कहोगे जी 4 सिक्के चाहिए गुरुजी। तो 7x बनाने के लिए कितने? 7 चौकट है भाई, 1 यूनिट बनाने के लिए, 1 रुपए बनाने के लिए 4 सिक्के, तो 7x बनाने के लिए 28x सिक्के। सिक्कों को जोड़ोगे तो 22 और 28 हो गया 50, 50 और 30 80x। x मानो या ना मानो, और दे रखा है 480, x की वैल्यू है 6। अब पूछा क्या है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्के 22x, तो 22 गुना 6 आएगा 132, यानी 50 पैसे के 132 सिक्के। 50 पैसे के मेरे भाई 132 सिक्के यहां पर हैं। बहुत सुंदर। बताओ जी इस सवाल को, करो भाई। आइए भैया, जी बैग कंटेन ₹410 इन द फॉर्म ऑफ रुपीज दिस दिस एंड दिस। कहता है एक बैग में 1 रुपए, नहीं सॉरी 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के इस फॉर्म में सिक्के। कहता है नंबर ऑफ कॉइन्स आर इन द रेशियो 4:6:9, और नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो है 4:6:9 के रेशियो। अब आपसे पूछ रहा है वैल्यूज ऑफ कॉइन्स। तो भैया वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालें भाई? 5 रुपए के अगर 4x सिक्के हैं तो धन बना कितना? 20। यहाँ 2 6 12, 1 रुपए के 9 सिक्कों से 9, तो टोटल धन बना 12 9 21 और 20 41, 41 यूनिट बना, जबकि दे रखा है 410 रुपए। यानी 1 यूनिट की वैल्यू सच मायने में है 10 गुना, यानी 10 गुना। तो पूछा है 2 रुपए ना, थैले में 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? तो 6 यूनिट थे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 6 यूनिट की वैल्यू 60। आंसर डी इज योर करेक्ट। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। सेट है भाई मामला? बताओ जी आगे। चलिए जी बताइए सवाल को। करण भाई इतना दिन से आपको तो पता ही है कि क्या था, क्यों लीव था। देखिए भैया, कह रहा है 710 रुपए को एबीसी में इस तरह से बांटा है कि ए को 40 रुपए अधिक मिले हैं बी से, और सी से 30 रुपए अधिक मिले। कहता है एबीसी 3 बंदे, सवाल में कह रहा है कि सी से तो 30 रुपए ज्यादा मिले हैं और बी से 40 रुपए ज्यादा मिले, और सी को, ओहो उल्टा है, सी, ठीक है आइए। कह रहा भैया बी को मान लो एक्स मिले, ए को मिले होंगे x + 40, यही तो भाषा इस्तेमाल की उसने
कि भैया ए को 20 से 40 रुपए ज़्यादा मिले हैं, इसमें तो कोई दो राय लिखी नहीं। और सी को ए से 30, तो इससे भी 30 फालतू जोड़ोगे तो एक्स प्लस 70 कर दो, क्योंकि इसमें 30 जोड़ोगे यही आएगा। अब कह रहा है जी ये सारी चीज़ें किसके बराबर है भैया, 710 रुपए के बराबर। तो एक्स 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 3x या 600, तो x की वैल्यू आ गई 200। अब पूछा कि आपसे ए का हिस्सा बताओ, तो 240 ए का हिस्सा आ जाएगा। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। बहुत सुंदर, करिए दोस्तों इस सवाल को। बहुत ही प्यारा, नई बात सीखने को मिलेगी यहां से। करो भाई। कहता जी द रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड श्याम 5 years ago was 2:3। देखिए यार सवाल अच्छा है और यहां से कॉन्सेप्ट सिखाना है। देखिए यार दोस्तों, कहता रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड श्याम 5 years ago was 2:3। राम और श्याम की 5 साल पहले, ये है मान लो बेटा प्रेजेंट एज, तो कह रहा है 5 साल पहले, 5 years ago राम एंड श्याम, इनकी एज का रेशियो 2:3 था। 5 साल पहले भैया इनकी आयु का जो अनुपात था वो 2:3 था, ऐसा सवाल ने कहा। एंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years, और 5 साल के बाद इनकी एज का जो रेशियो 3:4 हो गया। पांच साल बाद इनकी एज का रेशियो 3:4 हो जाता है। फाइंड द सम ऑफ देयर परसेंटेज। तो भैया करिए क्या कि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करिए। अब देखिए दोस्तों क्या करा जाए, यहां पर हमें यह समझना है कि भैया यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है। अच्छा उसको भी छोड़ दो, मैं आपको समझाने के लिए डिटेल मान लेता हूं। मान लेते हैं जी राम की 5 साल पहले थी 2x, तो श्याम की थी 3x। तो 5 साल पहले अगर राम की आयु 2x थी, तब 5 साल तो राम में बढ़ गए यहां तक, और 5 ही साल और, यानी यहां से अगर यहां आना है तो कितने साल एक्स्ट्रा लगेंगे, 10 साल। ऐसे ही श्याम की उम्र थी 3x, तो यहां तक 5 साल और 5 यहां, तो कितने साल लग गए भैया, 10 साल। तो 10 साल तो इंक्रीज करना पड़ेगा राम को, और 10 साल ही इंक्रीज करना पड़ेगा श्याम को। तो यहां से ये वाला अनुपात आ जाएगा, यानी 3:4 आ जाएगा। यह आ जाएगा भैया 3:4। एक बार समझो फिर मैं बताता हूं, ये डिटेल है, इसको शॉर्ट में भी समझाऊंगा। आइए जी, देखिए यार इसे करेंगे 4 दूनी 8x, 4 धाई 40, 3 तिया 9x, 3 धाई 30। तो आपने देखा कि x की वैल्यू जो आई निकल के वो आई 10।
अगर एक्स की आयु 10 साल आई मेरे भाई, तो राम की उम्र थी 20 साल 5 साल पहले, तो 5 और जोड़ देंगे तो करंट में आएगी 25 साल। श्याम की आयु थी 3x, तो 3 गुना 10 यानी 30 साल, 5 साल और जोड़ देंगे तो यह आएगा 35 साल। 25 और 35 को जोड़ेंगे तो यह आया 60 साल। इसका मतलब मेरे भाई राम और श्याम की प्रेजेंट एज का जो सम है वो 60 ईयर्स है। राम और श्याम की प्रेजेंट एज का जो सम है वो कितना है बाबू? 60 साल। ठीक है, अब इसको मेरे भाई समझते हैं दूसरे तरीके से। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके में किसी भी भाई को कोई दिक्कत रही होगी अगर उसने थोड़ा सा भी सवाल पढ़ लिया होगा तो। हाँ, देखिए यार, एक तरीका बता रहा हूं, अगर आप समझ पाए तो, और समझना होगा तुमको। बेटा अगर यहां से यहां का डिफरेंस देख रहे हो ना, तो 5 साल तो यहां से यहां तक लगे और 5 ही यहां से यहां तक लगे, यानी ये जो डिफरेंस है ये 10 साल है। यहां पे भी 10 साल का डिफरेंस है और भाई यहां पे भी 10 साल का डिफरेंस, दोनों ही जगह पे 10-10 साल का अंतर है। यहां राम की एज 2 थी, यहां हो गई 3, तो 2 से 3 हो गई, कितनी बढ़ गई? 1 यूनिट। यहां 3 थी, यहां 4 हो गई, कितनी बढ़ गई? 1 यूनिट। यानी रेशियो वाइज तो बढ़ी 1 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में जो आयु बढ़ी है वो बढ़ी है 10 साल। आया ना? तो 1 यूनिट 10 साल, तो 2 यूनिट 20 साल, 3 यूनिट 30 साल। अगर पूछता 5 साल पहले बताओ तो 20 साल, कहे प्रेजेंट बताओ तो प्रेजेंट में 5 जोड़ोगे तो 20 और 5 25 साल। 30 साल थी, प्रेजेंट बताओ तो 30 में 5 जोड़ा 35 साल, तो 25 और 35 को जोड़ोगे तो आएगा 60 साल। ये मेरा आंसर आ गया। कितना आएगा भाई? 60 साल। पक्का, कोई दिक्कत नहीं, कम पल्ले पड़ा। यहां इस वाले सवाल में मेथड बिल्कुल करेक्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहां आपको पता चलेगा कि दिक्कत क्या हो सकती थी उस मेथड में। यो तरीका तो गजब है विक्रांत भाई, मास्टर जी। देखिए, लेकिन इस मेथड में मेहनत करनी पड़ती, क्या मेहनत करनी पड़ती समझाएंगे इस पे। कह रहा जी, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राम एंड श्याम 5 ईयर्स एगो वाज 3:1। राम और श्याम की एज का 5 साल पहले, यानी ये अगर प्रेजेंट एज है, तो कह रहा है 5 साल पहले राम और श्याम की एज का जो रेशियो था वो 3:1 था। 5 साल पहले राम और श्याम की एज का रेशियो 3:1 था। 5 साल बाद, कितने साल बाद? 5 साल बाद, कहता है इनकी एज का रेशियो 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो कहता है उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। देखिए यार, अगर मुझको डिटेल बताना हो इस सवाल को, इसे 3x मान लेते हैं, इसे x मान। तो राम की आयु अगर 3x है तो श्याम की आयु मान लेते हैं x। ठीक है भैया, अब राम की आयु 3x है, 5 साल और 5 साल कितने हो गए? 10 साल, यानी यहां से यहां तक आने में 10 साल, यहां से यहां तक आने में 10 साल, तो इसमें 10 साल जोड़ दूं तो यहां पहुंच जाएंगे। ऐसे ये x है, इसमें 10 साल जोड़ दूं तो यहां पहुंच जाओगे। और कह रहा है जी 10 साल पहुंचने के बाद इनकी एज का रेशियो 2:1 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये 3x जमा 10 आएगा, ये 2x जमा 20 आएगा, तो x की वैल्यू जो आई वो 10 साल। अगर x की वैल्यू 10 साल है, अगर x की वैल्यू 10 साल है
तो भाइयों, राम की थी 30 साल, 3x 30 साल, 5 और जोड़ देंगे तो प्रेजेंट हो जाएगी 35 साल। शाम की थी एक्स की वैल्यू 10 साल, 5 साल और जोड़ देंगे प्रेजेंट आ जाएगा 15 साल। तो 35 और 15 जोड़ देंगे तो कत्ल मच जाएगा 50 साल। ये आ जाएगी मेरे भाइयों इनकी प्रेजेंट एज। करो जी एक बार। देखिए जी, अब इसे समझते हैं शॉर्ट से। देखिए, कहानी दोस्तों ये है यार, यहां से यहां तक का डिफरेंस समझ में आता है 10 साल है, यहां से यहां तक का डिफरेंस भी समझ में आ रहा है 10 साल। यानी दोनों का जो डिफरेंस है वो 10 साल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बातें पल्ले पड़ती हैं। लेकिन दिक्कत वहां होती है जब यूनिट वाइज आए, तो 3 और 2 का डिफरेंस 1 आया, 1 और 1 का डिफरेंस 0। अगर एक्चुअल एज का डिफरेंस यहाँ पे भी उतना ही है और यहाँ पे भी उतना ही है, तो रेशियो वाइज भी उतना ही आए, तब तो मजा है उस सवाल को करने का, हाँ या ना। लेकिन लेकिन यहाँ तो वो वाली बात हो ही नहीं पा रही कि रेशियो सेम आ रहा हो डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे भी 1 यूनिट आता तो 1 यूनिट को सीधा मैं 10 साल से रिलेट करता और क्वेश्चन सोल्व कर देता। देखिए, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कर लें, अभी उस पर नहीं जाना है, वो एक डिफरेंट वे है क्वेश्चन को करने का, बाद में समझिएगा। अभी कॉन्सेप्चुअली चलिए। तो बात ये आती है दोस्तों कि इसको फिर कैसे किया जाए। तो भैया, जब भी आपका डिफरेंस सेम ना आए रेशियो वाइज, तो डिफरेंस सेम लाया जा सकता है। कैसे लाया जा सकता है उस पर चर्चा करें। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 3 और 1 का डिफरेंस। 3 और 1 का डिफरेंस 2, इधर 2 से गुना कर दो, इधर भी 2। 2 और 1 का डिफरेंस निकाल लो, कितना आया 1, 1 को इधर भी कर दो, 1 इधर। कोई फर्क पड़ा नहीं, अभी भी 3 अनुपात 1 है। यहाँ पे भी देखोगे तो 4 अनुपात 2 काटोगे तो 2 अनुपात 1 ही। लेकिन यहाँ डिफरेंस देखोगे तो 3 और 4 का डिफरेंस 1 यूनिट, यहाँ 1 और 2 का डिफरेंस 1 यूनिट, और एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक उम्र का अंतर है 10 साल, तो 1 यूनिट है 10 साल। तो भैया 3 यूनिट हुआ 30, 5 और जोड़ोगे 35 साल। 1 यूनिट 10, तो 5 और जोड़ोगे 15, 35 और 15 50। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका उत्तर, बिना कुछ संकोच किए, बिना कुछ सोचे समझे, आपका डायरेक्ट आंसर। कुछ में दिक्कत हो रही होगी कुछ बच्चों को, ऐसे ही 1-2 सवाल और ले रहे हैं, वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अतुल दास जी, बहुत लेट बधाई दे रहे हो, करिए जिस सवाल को। आइए मित्रों,
कहता द एज ऑफ राम इज 4 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर। राम की एज उसकी डॉटर की एज का 4 गुना है। यानी राम की एज उसकी डॉटर की एज अगर 1 है तो राम की एज है 4। ठीक है जी। कहता है ये तो हुई परसेंटेज। अब कह रहा है भैया 5 साल पहले। कहता है 5 साल पहले इसकी आयु उसकी बेटी की आयु का 9 गुनी थी। यानी ये 1 थी तो ये कितनी थी? नहीं थी। यहां तक बात समझे? अब मेरे बच्चों ध्यान से इस सवाल को समझिए। मैं इसे अब सीधा सीधा शॉर्ट में समझा रहा हूँ। डिटेल आप करना चाहें बड़ा आसान है। इधर 9x x मान लें, 5 साल इधर जोड़ें, 5 साल इधर, बराबर 4/1 ले लें, सोल्व कर लें। अब ये देखिए कि यहाँ 5 साल का अंतर है, यहाँ 5 का, लेकिन यूनिट वाइज यहाँ तो 5 है लेकिन यहाँ 0 आ गया, बात बनी नहीं। तो कैसे इक्वल किया जाए? इसको इक्वल करने का तरीका है कि आप इससे 9 और 1 का डिफरेंस कितना है भैया? तो आप कहेंगे जी 9 और 1 का डिफरेंस आया 8। 8 को यहाँ से गुना कर दो। और सर 4 और 1 का डिफरेंस कितना है? आप कहेंगे जी 3। 3 को यहाँ गुना। इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये है कि 9 3 27 और 8 चौक 32। 27 में से 32 के अंतर आया 5 यूनिट। यहाँ 3 यूनिट है, यहाँ 8 यूनिट, डिफरेंस आया 5 यूनिट। और एक्चुअल में दोनों ही जगह पे एक्चुअल जो डिफरेंस है वो 5 साल है। तो 5 यूनिट 5 साल, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 साल। 1 यूनिट अगर 1 साल है तो पूछा क्या हमसे? दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो इसकी प्रेजेंट एज होगी 32 यूनिट। नहीं भाई, 1 यूनिट 1 साल है तो 32 यूनिट 32 साल। इसकी बताइए तो 8 यूनिट, तो 8 यूनिट 8 साल। ये इनके आंसर हो। किसी भैया को कोई भी दिक्कत हो यहां तक तो बताइए। बताइए जी अगला। द एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। पहले आप पढ़ लें फिर मैं इसे छोटा करूंगा। पवन कुमार शाह क्या कह रहे हो भैया? कभी तो देख लीजिए मेरा कमेंट। ले देख लिया तेरा कमेंट। द एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। यानी पुत्र की आयु 1 है तो पिता की आयु 3। ये तो ही जी प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु। आगे कह रहा है 5 साल पहले पुत्र की आयु एज ऑफ सन, एज ऑफ सन वाज 1/6 टाइम्स ऑफ हिज फादर। कहता उसके पिता की 1/6 गुना थी। यानी कहता 5 साल पहले पिता की 6 थी तो इसका 1/6 पुत्र की कितनी बनी? 1। कितने साल पहले जी? 5 साल पहले। आया ना भैया? मेरे 6 और 1 का डिफरेंस 5। 5 से इधर भी गुना करो, इधर भी गुना करो। 3 और 1 का डिफरेंस 2। 2 से इधर भी गुना करो, इधर भी करो। तो अब आप ये देखिए यहाँ 12 है, यहाँ 15 है। डिफरेंस कितना आया? 3 यूनिट का। यहाँ 2 और 5 है, डिफरेंस आया 3 यूनिट का। जबकि एक्चुअल में यहाँ पे भी 5 साल का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 5 साल। तो 3 यूनिट है बाबू 5 साल। तो 1 यूनिट है 5/3 साल। 1 यूनिट है भैया 5/3 साल। पूछा क्या है?
तो पूछा उसकी माँ की शादी के समय पर उसके पिता से 5 साल छोटी थी, उसकी माँ की आयु बताइए। अच्छा, पुत्र की वर्तमान आयु भी ज्ञात करो। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है जी? 5 यूनिट। तो सन की प्रेजेंट एज है भैया 5 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5/3 साल। तो आंसर आएगा 25/3 साल, यानी 8 सही 1/3 साल। अगर मैं उसके बाप की पूछ लूं, फादर की, तो भैया उसके बाप की प्रेजेंट एज कितनी है? तो आप कहेंगे जी 15 यूनिट, 5 3 15 यूनिट। तो बाप की, माँ की, बाप की, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। देखो 15 यूनिट है भैया, 1 यूनिट का मतलब है 5/3 साल। तो 3 5 15, 5 5 25 साल, यानी उसके बाप की आज उम्र है 25 साल। बहुत जल्दी ब्याह करा दिया। देखो जी आगे कह रहा है जी, इसकी जो माँ है वो इसके बाप से शादी के टाइम 5 साल छोटी थी। तो भाई जब शादी के टाइम 5 साल छोटी थी तो आज बड़ी थोड़ी हो जाएगी, आज भी 5 साल ही छोटी रहेगी, हाँ है ना। तो यानी इसकी माँ की उम्र अगर पूछे तो 5 साल घटा दो, क्योंकि बाप से हमेशा ही 5 साल छोटी रहेगी, यानी 20 साल रहेगी। दैट इज माई डियर स्टूडेंट्स योर आंसर। दैट इज माई डियर स्टूडेंट इज योर आंसर। सर बिहार मांगे तेजस्वी से, अबे ये तो जाजुलिया टाइम, अब कहाँ का तेजस्वी सरकार। अब तो बिहार 5 साल जेडीयू सरकार रहना है। अब की बार क्या नीतीश कुमार सरकार है। करिए भैया। कह रहा द रेशियो हेज ऑफ मीना एंड हर मदर। अगर हम प्रेजेंट एज की बात करें, वर्तमान आयु की बात करें, तो कहता है मीना, ये मीना एंड हिज मदर इज 3:8। मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:8। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 4 ईयर्स। कहते हैं 4 साल बाद उनकी एज का अंतर बताइए ना, रेशियो बताइएगा क्या होगा। अगर 10 साल बाद उनकी एज का डिफरेंस 35 साल है, तो मेरे बच्चों अगर मेरी और आपकी उम्र में अंतर मान लो आज 2 साल है, तो अगले साल भी 2 ही साल रहेगा, उससे अगले साल भी डिफरेंस 2 ही साल रहेगा, 500 साल बाद भी मेरी और आपकी उम्र का अंतर 2 ही साल रहना है ना। तो अगर 10 साल बाद 35 साल है उनकी एज का डिफरेंस, तो आज भी 35 ही साल होगा। तो 3 और 8 का डिफरेंस कितना है? 5 यूनिट। 5 यूनिट 35 साल, समझे? 1 यूनिट 7 साल, 3 यूनिट 21 साल। यानी मीना है आज 21 की, और उसकी माँ है 8 7 56 साल की। की माँ है भैया 56 साल की, और मीना है 21 साल की। लेकिन कह रहा आज ना बताओ भाई, 4 साल बाद बताओ मीना क्या होगी। तो मीना 4 साल बाद 21 और 4 25 साल की होगी, और उसकी माँ 4 साल बाद 56 और 4 60 साल की होगी। कह रहा जी रेशियो बताओ। तो 5 5 25, 5 12 60। तो उनकी एज का रेशियो होगा 5:12। दैट इज योर 5:12। करिए जी, सवाल सामने लिखा है। अच्छा रे।
कहता है ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 30, 50 और 40 दिनों में पूरा करते हैं। ए, बी और सी किसी काम को ए 30 दिन में करता है, बी 50 दिन में करता है भैया, और सी बाबू कर रहा है 40 दिन में। उनके प्रत्येक दिन की आय का अनुपात, इनकम पर डे, इनकम पर डे का जो रेशियो है 4:3:2, 4:3:2 है ना। तो भैया एक बात बताओ, अगर ए डेली 4 यूनिट कमाएगा तो 30 दिन में 120 यूनिट नहीं कमा लेगा? अगर बी एक दिन में 3 तो 50 दिन में 150 यूनिट कमा देगा, और सी एक दिन में 2 तो 40 दिन में 80 यूनिट कमा देगा। तो 120 और 80, 200 और 150, 350, यानी टोटल कमा देंगे 350 यूनिट टोटल कमाई अगर पूछे तो। जबकि ए की कमाई कितनी है भैया? 144 यूनिट। तो अगर इसका रेशियो में निकलवा लूँ आपसे, यहाँ पे आप कहेंगे जी देखिए 0 0 0 हटा दे रहे हैं, रेशियो आ गया। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि ए की कमाई है 8 ना, सॉरी, यानी हम ये चीज़ कह सकते थे कि सर देखिए ए की कमाई 12 यूनिट है, जबकि दे रखी है 144 रुपये। तो यहाँ से अगर हम एक यूनिट की वैल्यू निकालें तो 12 यूनिट 144, तो एक यूनिट की वैल्यू 12। तो पूछ रहा है बी की कमाई कितनी है, तो बी का कमाई है 15 यूनिट। तो एक यूनिट 12, तो 15 यूनिट 15 गुना 12 100, 15 दहाई 150, 15 दूनी 30, 180। यानी बी की जो कमाई होगी वो 180 रुपये होगी। और यही पूछा है कि बी की कमाई क्या होगी, 180 रुपये। अगर पूछता तीनों की कमाई बताओ तो 350 गुना 12 कर देते। करिए जी। आइए जी। कह रहा भाई एक आदमी ट्रेन, बस और कार से जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसका अनुपात है 4:3:2, और इनसे जो किराया वसूल होता है या जो किराया मिलता है या किराया जो इन पे लगता है उसका रेशियो 1:2:4, 1:2:4 पर किलोमीटर चार्जेस है। मतलब अगर ट्रेन से अपन जा रहे हैं, अगर ट्रेन से भैया हम जा रहे हैं 4 किलोमीटर, और तो 1 किलोमीटर का किराया 1 रुपये, तो 4 किलोमीटर का किराया 4 यूनिट बैठा। बस से 3 किलोमीटर जा रहे हैं, 2 यूनिट पर किलोमीटर के भाव से कितना किराया बैठा, 3 दूनी 6। और कार से 2 किलोमीटर जा रहे हैं, 4 यूनिट के भाव से कितना किराया बैठा, 8। तो कुल मिला के ट्रेन, बस और कार तीनों से चलने में कितनी दूरी चली, 4 6 10 और 8, 18 यूनिट दूरी चलनी पड़ी। मतलब 18 यूनिट खर्चा हो गया। देखिए यार फिर से समझाता हूँ, बात मेरे मुंह से गलत निकल गई क्या। ये है फेयर पर किलोमीटर, यानी इतने रुपीस पर किलोमीटर, समझो ऐसे समझ के चलो। तो भाई 4 किलोमीटर चल रहे थे, डिस्टेंस है किलोमीटर में, तो 4 किलोमीटर जाना और 1 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से कितना खर्चा आएगा, 4 रुपये, यहाँ 6 रुपये, यहाँ 8 रुपये। अब कह रहा है जी कि कुल किराया 720 रुपये, और यहाँ देखिए तो कुल किराया 4 6 10 और 18 यूनिट लगा, तो 18 यूनिट है भैया 720 रुपये।
तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू निकालने लगे तो आएगी 40 रुपये। अब पूछा क्या है, तो ट्रेन में कितना खर्चा आया, तो 4 यूनिट था तो 4 × 40 करेंगे तो उत्तर आएगा 160 रुपये। यानी ट्रेन से आने जाने में हमने 160 रुपये खर्च किए। सी इज योर राइट आंसर। बताइए जी। कह रहा जी द सैलरीज ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 1:3:4। 1:3:4। तरीका ये है कि आप इसे 400 मान लें, इसे 300 मान लें, इसे 100 मान लें, क्योंकि परसेंटेज भी आपको ही कैलकुलेट करना है। कह रहा जी 5% बढ़ गई तो बढ़ के 105 हो गई। ये कह रहा जी 10% बढ़ गई तो 300 में 10% यानी 30, 330 हो गई। और ये 15% बढ़ गई तो 400 का 15% 60, ये हो गई 460। अगर भैया रेशियो निकालोगे तो देखिए ज़रा ध्यान से, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 21, 5 छिंग 30, 5 छिंग 30 और 5 निम 45, 5 दूनी 10। बस ये रेशियो आ गया। इस अनुपात 66:92। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। हाँ है ना, किसी भैया को दिक्कत है? नहीं। आइए जरा बताइए जी, बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही दुलारा सवाल है। आइए दोस्तों, a sum of rupees this is divided among A, B and C such that if rupees this
be diminished from their share respectively. The examiner should be this I. कहता है जी 3115 रुपए को ए बी सी में इस तरह से बांटा है। 3115 रुपए है जी बांटने के लिए। इसको इस तरीके से बांटा है 3 हिस्सों में, ए बी और सी में, ए बी और सी में। कि ए के हिस्से से 25 रुपए हटा दो, बी के हिस्से से 28 रुपए हटा दो और सी के हिस्से से 52 रुपए हटा दोगे तो शेष जो अनुपात आएगा वो 8:15 आएगा। 8:15:20 है। हटाने के बाद का अनुपात आएगा, यानी इनके हिस्से से ये सम हटा दोगे तो इतना बचेगा। यानी अगर ये 8x है, ये 15x है, ये 20x है, तो मैं आपको कहूं कि एक्चुअल इनके हिस्से थे कितने, तो आप कहेंगे जी एक्चुअल में तो इसका हिस्सा था 8x जमा 25, इसका हिस्सा था जी 15x जमा 28 और इसका हिस्सा था जी 20x जमा 52। और तीनों का जोड़ जुड़ा के 3115 रुपये। अब भैया हम यहाँ से सोल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? 20 और 15 35 और 8 43x, 25 28 28 और 52 और 2 7 80 और 105 उधर ले जाके घटाओगे तो ये आएगा 3010। अब ये 70 से जाएगा 7 21 और 7 चौक 28 और 2 30, 70 आएगा। ठीक है जी, x की वैल्यू 70 आ गया। पूछा है जी तो प्रत्येक व्यक्ति का तो फाइंड द शेयर ऑफ ईच, तो हर एक का हिस्सा निकालो या IBC किसी का भी हिस्सा पूछा हो। x की वैल्यू 70 है तो कहे कि इसका हिस्सा निकालो, तो ये हिस्सा रखेंगे 70 गुना 8 8 7 56 560 जमा 25 जोड़ेंगे 585। ऐसे इसका हिस्सा पूछे तो इसको भी निकाल देंगे भाई। x की वैल्यू 70 15 7 105 1050 में 28 जोड़ोगे 1078। ऐसे मेरे भाई इसका हिस्सा पूछे c का, तो भाई 70 दूनी 140 यानी 1400 में 52 जोड़ा तो 1452, ये सी का हिस्सा हो। तो अलग अलग हिस्से पूछ सकता है, तो इस तरीके से आप अलग अलग तीनों हिस्से निकाल सकते हैं। क्लियर है जी? ये तो है भाई डिटेल तरीका। अब मैं इसको समझाता हूँ शॉर्ट में। शॉर्ट भी क्या इसी तरीके की तर्ज पे है, लेकिन कैसे बनाया जाए वो समझिए। वहां आसान तरीका ये है कि आप इन्हें सीधा सीधा ऐसे सोचिए कि भाई 3115 रुपए थे, इसमें से एक के घटा दिए 25, एक के घटा दिए 28 और एक के घटा दिए 52, यानी कुल मिला के 105 रुपए घटा दिए। हाँ ना, 105 घटा दोगे तो बचेगा 3010। अब 3010 को बांटना है किस अनुपात में? 8:15:17 में। 8:15:17 में, तो 8:15:23 और 17 सॉरी 8:15:20 में ये रेशियो था जी 20। तो 8:15:20 बना 43, तो 43 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है भैया 3010 को, तो एक यूनिट की वैल्यू 70 आ गई। अब जिसका भी हिस्सा पूछे, जैसे मान लो सवाल ने पूछा सी का हिस्सा बताइए, तो एक यूनिट की वैल्यू 70, तो 20 यूनिट की 20 गुना 70 1400, तो 1400 तो आया जब उसमें उसके एक्चुअल हिस्से से हमने 52 घटा दिया। अगर 52 नहीं घटाते तो उसका एक्चुअल हिस्सा रहता 1452 और यही आपका सवाल होता। क्लियर है जी? यहां तक मेरी बात आप समझ पाए या नहीं? तो दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे और कल की क्लास में आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। थैंक यू। भगवान आप सबका भला करे।